नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। चौकेरी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। लैंडिंग के वक्त विमान का बायां इंजन फेल हो गया। रनवे से विमान भटक गया। टक्कर के बाद जो विमान रुका और इस पूरे घटनाक्रम का जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो रनवे से भटका विमान और ये जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल चेन्नई से कानपुर जा रहे तट रक्षक बल के डोनियर 228 विमान में इंजन में खराबी आ गई। ये लैंडिंग के बाद हवाई अड्डे के एक ढांचे से टकरा गया। विमान कानपुर के चौकेरी जा रहा था। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं है और ये जो वीडियो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो हम आपको दिखा रखे हैं। अभिनव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिनव, पूरी जानकारी चाहेंगे, कब का ये वीडियो बताया जा रहा है और इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो वायरल हुआ है ये चकेरी एयरपोर्ट का बताया जा रहा है और ये मंगलवार की घटना बताई जा रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आधिकारिक पुष्टि अभी भी नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड का विमान है और ये रनवे पर जब लैंडिंग के दौरान उतरा है, इसका बायां इंजन फेल बताया जा रहा था और वो रनवे पर ही भटक गया और रनवे के ही किनारे जो पिलर थे एयरपोर्ट पर उनसे टकराकर ये रुक गया है। हालांकि इस पूरे घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरह से इतना बड़ा हादसा टला है तो कहीं ना कहीं ये पिलर से टकराकर विमान रुका, तो जिस तरह से हादसा टला तो ये एक अच्छी खबर जरूर है कि इसमें बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि बायां इंजन फेल था और अगर पिलर ना होते तो ये जो हवाई जहाज था ये और आगे जा सकता था। जी चलिए, लेकिन अगर हम बात करें तो ये कोस्ट गार्ड का विमान बताया जा रहा है, काफी गंभीर है ये मामला। लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि आधिकारिक पुष्टि अभी फिलहाल इसकी नहीं हुई है, लेकिन वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है अभिनव। तो इस पर कब तक रिएक्शन मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका है। अब मेरी अधिकारियों से बात हुई है, लेकिन तो जो सक्षम अधिकारी हैं, जो ऑथेंटिक हैं, जो बाइट देने के लिए आधिकारिक रूप से पुष्टि करने के लिए अधिकारी हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही है। हालांकि अभी थोड़ी देर में ही इसकी पुष्टि जरूर हो जाएगी, क्योंकि ये वीडियो जो बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि विमान जो है रनवे पर उतरता है और दाई तरफ जाकर आगे जाकर ये टकरा जाता है। तो बायां इंजन फेल हुआ ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा। तो कानपुर से ये बड़ी खबर, चौकेरी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। कानपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। लैंडिंग के वक्त विमान का जो बायां इंजन फेल हुआ और आगे जाकर ये टकरा गया। यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के बीच फंसी महोबा की छात्रा अंशिका सकुशल अपने घर वापस लौट आई है। अपनी बेटी के सकुशल वापस लौटने पर मां बाप में खुशी की लहर है। घर वापस लौटी छात्रा ने यूक्रेन के हालातों के बारे में जानकारी दी है और ये भी बताया है कि कौन कौन सी समस्या जो है वहां पर देखनी पड़ी और किन हालातों में वो अपने घर पहुंची है। देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच जंग अभी जारी है। रूसी सेना यूक्रेन को चारों तरफ से घेर रही है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना ने कब्जे का दावा किया है। ऐसे में यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने में सरकार ने तेजी दिखानी शुरू कर दी है और छात्रों के वापस आने का सिलसिला भी तेज हो गया है। वहीं यूक्रेन में फंसी महोबा की छात्रा अंशिका भी वापस अपने घर लौट आई है। भारत सरकार की तरफ से छात्रा को सकुशल उसके घर महोबा भेजा गया है। बेटी के सकुशल घर आने पर परिजनों में भी खुशी है। बीते फरवरी में जैसे ही हालात खराब होने की जानकारी अंशिका को यूक्रेन में लगी तो उसने अपने परिजनों से घर वापस आने की इच्छा जताई। लेकिन अंशिका बताती है कि फ्लाइट का किराया ज्यादा होने के कारण उसे इंतजार करना पड़ा और अचानक यूक्रेन पर रूस का हमला हो गया। अंशिका ये भी बताती है कि वो उज्ग्रोत यूनिवर्सिटी में थी, जहां से तकरीबन 240 भारतीय छात्र 5 बसों से हंगरी बॉर्डर पहुंचे, जहां उन्हें तकरीबन 9 घंटे तक फंसे रहना पड़ा। उसके बाद भारत सरकार ने फ्लाइट की व्यवस्था की, जिससे सभी लोग दिल्ली पहुंचे और अपने घर आ गए। हम लोग का जो कॉलेज था वो उस्ग्रोद मेडिकल यूनिवर्सिटी था, उस्ग्रोद में है। 20 मिनट लगते हैं हंगरी बॉर्डर पहुंचने में, तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई।
बट हाँ थोड़ा दिक्कत तो मतलब माहौल ही ऐसा था कि थोड़ा डर तो लगता ही है। तो हम लोग वहां से फिर बस से आए और हंगरी बॉर्डर पे 9 घंटे रुके थे उस दिन हम लोग। बहुत चेकिंग हुआ, फिर उसके बाद वहां से बुडापेस्ट एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट से दिल्ली। वहीं परिवार के लोग भी चिंतित थे। अंशिका की मां बताती हैं कि वो रोजाना अपनी बेटी से बात किया करती थी और बेटी अपनी मां को हिम्मत रखने की बात कहकर समझाया करती थी। छात्रा अंशिका की मां ने भारत सरकार के साहसपूर्ण और नेक कार्य की प्रशंसा की और अपील की है कि उनकी बेटी की तरह ही अभी भी फंसे अन्य भारतीय छात्र छात्राओं को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। ये 9 घंटा फंसी रही थी तो हम लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी थी। पता नहीं कब बॉर्डर तक क्या है उनका सिचुएशन, वहाँ कैसे बमबारी हो रही है तेजी से, क्योंकि जब हम टीवी पे देखते थे तो बहुत डर लगता था, हमें रोना आने लगता था। सारे बच्चे इंडियन फंसे हैं, बच्चे तो सभी है, सभी इंडियन के हैं, लेकिन हमें सबके लिए तकलीफ थी कि मेरी तो चलो आ रही, लेकिन सारे बच्चे सकुशल आ जाए और अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद जब भारत सरकार ने अपना ये प्लेन जारी किया और आदेश, तो प्लेन गई, तब थोड़ा तसल्ली हुई कि हमारे बच्चे घर वापस आ जाएंगे। आपको बता दें कि महोबा के 6 छात्र यूक्रेन में फंसे थे, जिनमें अंशिका को मिलाकर अभी तक 5 लोगों की वापसी हो गई है। अभी भी पनवाड़ी गांव के ग्राम प्रधान संजय द्विवेदी का बेटा राज द्विवेदी हंगरी सीमा पर फंसा हुआ है, जिसके वापस आने की राह परिवार देख रहा है। यूक्रेन में सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई दूसरे देशों के छात्र भी डॉक्टर बनने का सपना लेकर जाते हैं। नाइजीरिया, घाना या थाईलैंड, दुनिया के कई देशों के लोग जो अपने बच्चों को वहां डॉक्टर बनाने के लिए मोटी फीस नहीं दे पाते, वे उन्हें यूक्रेन भेजते हैं, जिससे उनका सपना पूरा हो सके। महोबा से इजराइल कुरैशी और अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। चलिए बात कर लेते हैं यूपी विधानसभा चुनाव की। तो अंतिम और 7वें चरण के लिए प्रचार थम गया है और 7 मार्च को होने वाले मतदान से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब मार्च 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो उस समय हमने केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई सभी योजनाओं को प्रदेश में लागू किया। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान हमें सभी 75 जिलों में जाने का मौका मिला। इन 75 जिलों की सभी 403 विधानसभा सीटों पर जो उत्साह नजर आ रहा है, उससे ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी फिर एक बार सरकार बनाने जा रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूरे प्रचार के दौरान प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ और पिछले 2 महीनों के दौरान मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया था और जनमानस में जो अपार विश्वास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का, वह विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रतिफलित होता हुआ दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश के 6 चरणों में 349 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब बारी अंतिम और फाइनल चरण की है। 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है, जहां पर 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। बीजेपी और सपा के साथ साथ उनके सहयोगी दलों की असल परीक्षा इसी चरण में होनी है। यूपी में सत्ता के लिहाज से ये सबसे अहम है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी के 7वें चरण में पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जिले की 54 सीटें शामिल हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ और जौनपुर जिले को सपा का गढ़ माना जाता है, तो मऊ और गाजीपुर में उसके सहयोगी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और जनवादी पार्टी के प्रमुख संजय चौहान का असर है। वहीं बाकी जिले में बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल का प्रभाव माना जाता है। पूर्वांचल के 9 जिलों में 7 मार्च यानी कि कल अंतिम चरण में मतदान है। 54 सीटों पर वोटिंग कराने के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना होंगी। मतदान के लिए प्रशासन ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है। 54 विधानसभा सीटों पर सोमवार की सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को सकुशल और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए
जिला निर्वाचन अधिकारी ने ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को मतदान के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। मतदान स्थल के अंदर किसी को भी अपना मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तो कल 7वां और आखिरी चरण है। 54 सीटों को लेकर मतदान होना है। तैयारी क्या कुछ है, क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है। अब बारी है चुनाव आयोग की। पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। क्या कुछ तैयारी देख पा रहे हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। आजमगढ़ से अतुल अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं, मऊ से सुशील सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, गाजीपुर से प्रमोद कश्यप हमारे साथ जुड़े हैं, वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आजमगढ़ का। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजमगढ़ की बात करें अतुल, तो किस तरह की तैयारी है? मतदान को लेकर प्रचार जो है वो खत्म हो चुका है, अब बारी है मतदान की, यानी कि वोटिंग की। तो ऐसे में चुनाव आयोग किस तरह से तैयारी कर रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें, कल जो है 7वें चरण का मतदान होना है और हम इस वक्त खड़े हैं आजमगढ़ के कृषि महाविद्यालय आजमगढ़ पे, जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना होनी है। यहाँ 10 विधानसभा में चुनाव होना है, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सारी व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। यहाँ से सभी विधानसभाओं पे सारे बूथ के कर्मचारी अपनी अपनी तैयारी करके रवाना होने के जुगाड़ में लगे हुए हैं और अब देखना है कि कल सुचारू रूप से 10 विधानसभा पे चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि ये अति संवेदनशील क्षेत्र है। आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, जिस वजह से जिला प्रशासन एहतियातन पुख्ते इंतजाम किए हुए है। चलो, इसके बाद आपसे आजमगढ़ के समीकरण समझेंगे और कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आजमगढ़ के जिसके आधार पर मतदाता वोट कर सकते हैं, इस पर भी हम बातचीत आपसे करेंगे। मऊ से सुशील सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ तैयारी है चुनाव आयोग की? पोलिंग पार्टियां किस तरह से काम कर रही है? चुनाव प्रचार थम चुका है, आखिरी चरण है अब। जी बिल्कुल, जिला प्रशासन की जो सारी तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं। ऐसे में मऊ जनपद में 4 विधानसभाएं हैं। घोसी विधानसभा है, मधुबन विधानसभा है और मोहम्मदाबाद गोहना और मऊ सदर, जो कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है इसमें। और कुल मतदाताओं की बात करें तो 16,99,993 मतदाता हैं, जिसमें महिलाएं 7,95,438 हैं, तो वहीं पुरुष 9,04,468 हैं। जी चलिए, बने रहेगा। गाजीपुर से प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, लगातार हम देख रहे हैं गाजीपुर में तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, आखिरी दौर का प्रचार कल रहा, अब बारी है मतदान की। तो पोलिंग पार्टियां किस तरह से वहां पर काम कर रही है? चुनाव आयोग की किस तरह से तैयारी है कि ताकि सफलतापूर्वक मतदान वहां पर हो? जी, आपको बताना चाहूंगा कि कल 7 तारीख को जो है मतदान होना है और 7 विधानसभाओं में यहाँ पे वोट डाले जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो कुल वोटर जो है कि 28,13,555 वोटर है। 28,13,555 वोटर है। और यहाँ पे जो मतदान केंद्र है वो 1616 और जो बूथ बनाए गए हैं वो 3090 बूथ बनाए गए हैं। और इस पर जो है कि अपने मतों का मताधिकार मतदाता करेंगे। और यहाँ पे जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो रही है। यहाँ से हम सजानंद कॉलेज में यहाँ पे गाजीपुर में खड़े हैं, सदर विधानसभा में। यहाँ से पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना हो रही है और 7 तारीख को जो है कि 7 बजे से मतदान, यानी कल जो है मतदान होनी है। जी चलिए, आप तीनों हमारे साथ बने हुए हैं। अगर कोई अधिकारी दिखे तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा आगे। तब तक वाराणसी से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। धर्मेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण और वाराणसी कैंट, ये 3 महत्वपूर्ण सीटें हैं। तो क्या कुछ तैयारियां जो है वो पोलिंग पार्टियों की तरफ से वहां पर नजर आ रही हैं? राष्ट्रीय, पहले तो मैं दृश्य के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, पोलिंग पार्टियों के लिए जिला प्रशासन वाराणसी ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। गाड़ियों का जो सिलसिला है, देखिए ये लाल बहादुर शास्त्री मंडी है, जहां से वाराणसी के 8 विधानसभाओं के लिए जगह जगह बनाए गए हैं और यहां से करीब 2 विधानसभा के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हो रही हैं। और प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस लिया है, चूंकि वाराणसी में
जो प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उसको लेके काफी सतर्कता भी बरती जाती है, किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो सके। और मुख्य निर्वाचन आयोग पर्यवेक्षक व पोलिंग पार्टियां सुबह 7 बजे से लगभग रवाना होना चालू हो गई हैं और अपने अपने गंतव्य को जा रही हैं। उसके साथ प्रशासनिक टीम भी लगा दी गई है, फोर्स भी लगी हुई है, ताकि जो ईवीएम है सेपरेसी से उनको ले जाया जा सके स्थान तक और वहां वोटिंग ठीक तरीके से कराई जा सके। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन की मॉनिटरिंग है, जो व्यवस्थाएं हैं, और एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ जिला प्रशासन ने बहुत अच्छी चीजें की है, हेल्प डेस्क, कंट्रोल रूम, तमाम चीजें बनाई है जिससे कि कर्मचारियों का सुविधा हो। हमारे साथ कुछ कर्मचारी हैं, हम बात कर लेते हैं क्या सुविधाएं दी गई हैं। देखिए हमारे साथ कर्मचारी हैं, ड्यूटी लगी है आपकी, सुविधाएं किस प्रकार की है यहाँ? सुविधाएं बहुत अच्छी चल रही है, ठीक ठाक व्यवस्था है, व्यवस्था चाक चौबंद है। किस तरीके का प्रशासन का जो गाड़ियों का अरेंजमेंट है और तमाम चीजों के वो तो अभी तक ठीक ठाक चल रहा है, देखने में ठीक लग रहा है व्यवस्था ठीक। तो जैसा कि राष्ट्रीय आप देख रही हैं कि व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त वाराणसी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने कर रखी है और लगातार खुद स्वतः वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्षेत्र में जाके, जगह जगह जहां से पोलिंग पार्टियां रवानी होनी है और उसको मॉनिटर करके जहां भी कोई कमियां खामियां मिल रही है उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। राष्ट्रीय जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, तमाम जानकारी और ये तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। प्रमोद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुशील और अतुल आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों की। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 10 मार्च से पहले कांग्रेस के बड़े नेता एक बार फिर दिल्ली रवाना हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह बीते रोज दिल्ली जा चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल 7 मार्च को दिल्ली जाएंगे। गोंदियाल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। इधर हरीश रावत के 8 मार्च तक दिल्ली जाने की संभावना है। कांग्रेस नेताओं का 10 दिन के भीतर ये दूसरा दिल्ली दौरा है। पार्टी शीर्ष नेताओं से मेल मुलाकातों के सिलसिले को भविष्य की रणनीति से जोड़कर देख रही है। खासकर पूर्व सीएम रावत कैंप और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम कैंप में इन मुलाकातों को लेकर काफी सक्रियता है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने की स्थिति में दोनों नेता सीएम की कुर्सी के प्रबल दावेदार हैं। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मतगणना को लेकर शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा के लिए दिल्ली जा रहे हैं। चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। देहरादून से संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, अब एक तरह से उत्तराखंड की राजनीति पर अगर हम नजर डालें तो पिछले दिनों बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी कि उनके अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन जो स्थिति अभी कांग्रेस में क्रिएट हुई है, दिल्ली दौरे हो रहे हैं, लगातार दिल्ली दौरे हो रहे हैं और दिग्गजों के दिल्ली दौरे हो रहे हैं, तो किस तरह से समझें इसे हम? जी निश्चित तौर पर 10 मार्च का जो दिन है वो आने वाला है। इसको लेकर अब जब बीजेपी और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वह दिल्ली दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल दिल्ली गए थे। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह गए थे। हरीश रावत दिल्ली गए हैं। इसके साथ ही जो लगातार दिल्ली जाने का कार्यक्रम जो कांग्रेस के नेताओं का है वह जारी है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक विषाद जो है वो बिछनी शुरू हो गई है कांग्रेस की तरफ से। अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, इसको लेकर अब रणनीति बनानी तय हो गई है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि 10 तारीख का जो दिन है इसको लेकर अब तैयारियां की जा रही हैं, बड़े नेताओं से बात की जाएगी, शीर्ष नेतृत्व से बात की जाएगी, इसको लेकर जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो समीकरण को साधने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात वो होगी कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वह कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अगर कांग्रेस सरकार बनाती है या तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे हरीश रावत की बात की जाए, प्रीतम सिंह की बात की जाए या गणेश गोंदियाल की बात की जाए, तो लगातार वह दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। एक तरह से देखा जाए तो उत्तराखंड की राजनीति में काफी हलचल है। चाहे हम बीजेपी की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, तो दोनों में ही हलचल कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि 10 तारीख को क्या होता है, किस तरह से सरकार उत्तराखंड में बनती है, इस पर नजर बनी रहेगी। इसके अलावा 7 मार्च है कल और वोटिंग को लेकर पल पल की अपडेट के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। कितने वोट प्रतिशत कहां पर है ये भी हमको आपको बताने की कोशिश करेंगे और किस तरह से मतदान हो रहा है, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो अपडेट के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।